जोहा अपने कमरे के बिस्तर पर बैठी मोबाइल फोन की स्क्रीन को मुसलसल स्क्रॉल कर रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और खुशी का मिला जुला तासुर था। उसकी बेहतरीन सहेली मरियम ने उसे एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताया था जहां बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के रिश्ते मौजूद थे, और जोहा ने महज तजस्सुस में अपनी प्रोफाइल बना ली थी। अभी चंद ही लम्हे पहले एक मैसेज मौसूल हुआ था जिसने उसकी धड़कनें तेज कर दी थी। मैसेज भेजने वाले का नाम अदील था, जिसकी प्रोफाइल के मुताबिक वो कनाडा के एक बड़े शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा था। जोहा ने उसकी तस्वीर देखी। वो उसे पहली नज़र में ही बहुत ही सुलझा हुआ और नफीस इंसान लगा। उसने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की वेबसाइट पर इतने अच्छे लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उसने हमेशा ऐसी जगहों के बारे में मनफी बातें ही सुनी थी। उसने डरते डरते सलाम का जवाब दिया और फिर बातों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो उसे एक नई दुनिया की तरफ ले जाने लगा। अदील की बातें बहुत ही मुतासिर कुन थी। वो हर बात का जवाब इतनी अच्छे तरीके से दे रहा था कि जोहा को महसूस होने लगा जैसे वो उसे बरसों से जानती हो। उसने जोहा से उसकी तालीम, उसके शौक और उसकी पसंद नापसंद के बारे में इतने सवालात किए कि जोहा को लगा कि कोई तो है जो उसे वाकई ही समझना चाहता है। जोहा के लिए ये सब कुछ बहुत ही नया था, क्योंकि उसके घर में अभी तक रिश्तों की बात रिवायती तरीके से ही होती थी, जहाँ कोई दूर की खाला या पड़ोसन किसी का पता देती थी और फिर खानदान वाले मिल बैठकर फैसला करते थे। थोड़ी देर बाद जोहा की वालदा कमरे में दाखिल हुई तो जोहा ने जल्दी से अपना फोन तकिए के नीचे छुपा लिया। उसकी वालदा के हाथ में चाय का कप था और वो हस्बे मामूल घर के कामों और महंगाई का रोना रो रही थी। उन्होंने जोहा के पास बैठते हुए कहा कि आज फिर तुम्हारी फुप्पो का फोन आया था और वो अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांग रही है, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है। जोहा ने खामोशी से चाय का कप थाम लिया और अपनी वालदा की बातें सुनती रही, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसी मैसेज पे अटका हुआ था जो अदील ने उसे भेजा था। उसे महसूस हो रहा था कि शायद कुदरत ने उसके लिए कोई और रास्ता चुन लिया है जो इन रिवायती रिश्तों से बहुत ही मुख्तलिफ और बेहतर है। उसने अपनी वालदा को अदील के बारे में बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि उसके घर वाले इस तरह इंटरनेट पे मिले हुए किसी अजनबी पर भरोसा कभी नहीं करेंगे। उसे लगा कि उसे पहले खुद अदील के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए, ताकि वो पूरे यकीन के साथ अपने घर वालों को कायल कर सके। उसने सोचा कि अगर अदील वाकई ही वैसा निकला जैसे वो नजर आ रहा है, तो उसकी जिंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और वो इसे घुटनज़दा माहौल से निकलकर एक नई और आज़ाद जिंदगी गुजार सकेगी। रात के खाने के बाद जब सब सो गए तो जोहा ने दोबारा फ़ोन निकाला और अदील से बात करना शुरू की। अदील ने उसे बताया कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बना रहा है, ताकि वो बाकायदा तौर पर उसके घर वालों से बात कर सके। इस बात ने जोहा के दिल में उम्मीद की एक नई शम्मा रोशन कर दी। अदील ने उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताई जो उसे एक बहुत ही जिम्मेदार और मुखलिस इंसान साबित कर रही थी। उसने बताया कि वो कैसे अकेला कनाडा किया और वहाँ उसने कितनी मेहनत की ताकि वो अपने वालदैन का सहारा बन सके। जोहा को उसकी बातें सुन के ऐसे लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। उसने अदील को अपने घर के हालात और अपनी छोटी बहनों की तालीम के बारे में भी बताया, जिस पर अदील ने उसे तसल्ली दी कि शादी के बाद वो इन सब जिम्मेदारी उठाने में उसकी मदद करेगा। जोहा को लग रहा था कि उसे जिंदगी का वो साथी मिल गया है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। उसने ये महसूस ही नहीं किया कि वो एक ऐसे शख्स पे भरोसा कर रही है जिससे वो कभी मिली तक नहीं और जिसकी हकीकत के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। उसने दिल के हर लफ्ज को सच मान लिया और अपने मुस्तकबिल के रंगीन ख्वाब बुनना शुरू कर दिए। उसे यकीन था कि अब उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी और वो बहुत जल्द उसके ख्वाबों की दुनिया का हिस्सा बन जाएगी, जिसका वादा अदील ने उससे किया था। अगली सुबह जोहा की आंख मामूल से पहले खुल गई और उसके हाथ खुद ब खुद तकिए के नीचे पड़े मोबाइल फोन की तरफ बढ़े। उसे अदील का एक लंबा वॉइस मैसेज मसूल हुआ था, जिसमें उसने कनाडा की सुबह के वक्त और अपने काम पे जाने की तैयारियों का जिक्र किया था। जोहा ने फोन कान से लगाकर उसे कई बार सुना। अदील का लहजा बहुत ही धीमा और पुरएतमाद था, जो जोहा के दिल में उतरता जा रहा था। वो बिस्तर से उठी और किचन में अपनी वालदा की मदद करने लगी, लेकिन उसका जहन मुसलसल उन बातों के गिर्द घूम रहा था जो रात अदील ने कही थी। उसकी वालदा नाश्ता बनाते हुए मुसलसल घर के छोटे मोटे खर्चों और जोहा की छोटे भाई की फीस का जिक्र कर रही थी। जोहा को पहली बार इन बातों से कोफत नहीं हुई, बल्कि उसे महसूस हुआ कि बहुत जल्द इन सब परेशानियों का हल निकलने वाला है।
اسے لگ رہا تھا کہ عدیل کی صورت میں اسے ایک ایسا سہارا مل گیا ہے جو اسے اور اس کے گھر والوں کو اس معاشی تنگی سے نکال لے گا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ عدیل سے مزید بات چیت کرے گی، اور جیسے ہی وہ پاکستان آئے گا تو وہ ہمت کر کے اپنی والدہ کو سب بتا دے گی۔ اس نے ناشتے کی میز پر سب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں تو کی، لیکن اس کی توجہ بار بار موبائل کی نوٹیفیکیشن لائٹ پہ جا رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا بھائی یا والد اس کا فون نہ دیکھ لیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی کا اس طرح کسی اجنبی سے رابطہ کرنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ناشتے کے بعد جب زوہا برتن دھو رہی تھی تو عدیل کا دوبارہ میسج آیا، جس میں اس نے زوہا کا واٹس ایپ نمبر مانگا تھا۔ زوہا ایک لمبے کے لیے ہچکچائی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ نمبر دینا ایک بڑا قدم ہے، لیکن عدیل نے بڑی صفائی سے اسے یقین دلایا کہ وہ صرف اس لیے نمبر مانگ رہا ہے تاکہ ان کا رابطہ آسان ہو سکے اور وہ اسے اپنے گھر اور دفتر کی ویڈیوز دکھا سکے۔ زوہا نے سوچا کہ جب عدیل اتنا مخلص ہے اور خود پاکستان آنے کی بات کر رہا ہے تو نمبر دینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس نے اپنا نمبر بھیج دیا اور چند منٹ کے اندر ہی اسے واٹس ایپ پر عدیل کا میسج مل گیا۔ اب ان کی بات چیت پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ عدیل اسے اپنی مہنگی گاڑی اور کینیڈا کے خوبصورت گھر کی تصویریں بھیجتا، جنہیں دیکھ کر زوہا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنے بڑے گھر میں رہے گی۔ عدیل نے اسے بتایا کہ اس کے والدین بھی بہت جلد اس کے رشتے کے لیے پاکستان آئیں گے، لیکن وہ پہلے زوہا سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ زوہا کو یہ بات تھوڑی عجیب لگی، لیکن اس نے سوچا کہ شاید باہر رہنے والے لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ دوپہر کے وقت زوہا کی سہیلی مریم گھر آئی تو زوہا اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور اسے عدیل کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ مریم پہلے تو حیران ہوئی، لیکن پھر اس نے زوہا کو مبارکباد دی اور کہا کہ تمہاری قسمت کھل گئی ہے۔ مریم نے اسے مشورہ دیا کہ وہ عدیل سے ویڈیو کال پر بات کرے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ وہ وہی شخص ہے جس کی تصویر وہ دیکھ رہی ہے۔ زوہا کو یہ مشورہ درست لگا اور اس نے شام کو عدیل سے ویڈیو کال کرنے کا وعدہ لیا۔ سارا دن زوہا اسی بے چینی میں رہی کہ ویڈیو کال پر وہ کیا بات کرے گی اور کیسی لگے گی۔ اسے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر عدیل کو وہ پسند نہ آئی تو وہ کیا کرے گا، لیکن عدیل کے میسیجز سے اسے لگ رہا تھا کہ وہ صرف اس کی سیرت اور اس کی باتوں کا دیوانہ ہے۔ اس نے آئینے میں خود کو کئی بار دیکھا اور اپنے بالوں کو درست کیا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بھی کال نہیں کرے گا۔ گھر کے دوسرے افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ زوہا کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی اور عدیل کے کال کا انتظار کرنے لگی، جو کینیڈا کے وقت کے مطابق اب سے کچھ دیر بعد ہونی تھی۔ جب عدیل کی ویڈیو کال آئی تو زوہا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ اسکرین پر عدیل کا چہرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے تصویروں میں تھا، بلکہ وہ حقیقت میں زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔ اس نے بہت ہی محبت سے زوہا سے بات کی اور اسے بتایا کہ وہ اسے دیکھ کر کتنا خوش ہے۔ عدیل نے اپنے کمرے کا نظارہ بھی کروایا، جو بہت ہی نفیس طریقے سے سجایا گیا تھا۔ زوہا کی اس کی باتیں سن کر اپنا آپ بہت ہی چھوٹا محسوس ہونے لگا، لیکن عدیل نے بار بار اسے احساس دلایا کہ اس کے لیے زوہا کے ساتھ ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ کال کے دوران عدیل نے پاکستان آنے کی تاریخ بھی بتائی، جو اگلے مہینے کی 15 تاریخ تھی۔ زوہا کو لگا جیسے اس کی مرادیں پوری ہو گئی ہیں۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اپنی والدہ سے بات کرنی چاہیے، لیکن عدیل نے اسے منع کر دیا کہ ابھی کچھ نہ بتائے، بلکہ جب وہ پاکستان پہنچ جائے گا تو وہ خود سرپرائز دے گا۔ زوہا نے اس کی بات مان لی، کیونکہ اب اسے عدیل کی ہر بات درست لگ رہی تھی۔ عدیل سے ویڈیو کال پہ بات کرنے کے بعد زوہا کی پوری دنیا ہی بدل چکی تھی، اور اب اسے گھر کے عام سے کام کاج بھی بوجھ لگنے لگے تھے۔ وہ سارا دن موبائل فون اپنے ساتھ رکھتی اور ذرا سی نوٹیفیکیشن کی آواز پہ تڑپ اٹھتی تھی۔ اس کے رویے میں آنے والی یہ تبدیلی اس کی چھوٹی بہن سارا نے محسوس کر لی تھی، جو اکثر اسے چھیڑتی تھی کہ آج کل تم کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہو۔ زوہا نے بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل میں ایک ایسی خوشی تھی جو چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ عدیل نے اب اسے روزانہ میسج کرنے شروع کر دیے تھے اور وہ اسے کینیڈا کے مختلف مالز اور سڑکوں کی تصویریں بھیجتا رہتا تھا۔ زوہا ان تصویروں کو دیکھ کر خود کو وہاں تصور کرنے لگی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کی قسمت اب اسے اس تنگ گلی اور چھوٹے مکان سے نکال کر ایک بہت بڑی دنیا میں لے جائے گی۔ عدیل نے باتوں باتوں میں اسے یہ بھی پوچھا کہ کیا اس کے پاس اپنا پاسپورٹ تیار ہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ نکاح کے فوراً بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔
ज़ोहा के पास पासपोर्ट नहीं था और ये बात सुनकर वो थोड़ी परेशान हुई, लेकिन अदील ने उसे तसल्ली दी कि वो इस सिलसिले में उसकी माली मदद भी करेगा और उसे तरीका भी बताएगा। एक दोपहर जब ज़ोहा की वालदा सहन में कपड़े धो रही थी, तो ज़ोहा ने बहुत ही हिम्मत करके उनके पास बैठकर बैरून मुल्क रहने वाले लोगों के बारे में बातचीत शुरू की। उसने पूछा कि अम्मा, अगर मुझे कोई ऐसा रिश्ता मिले जो बाहर रहता हो, तो क्या आप राजी हो जाएंगी? उसकी वालदा ने सर उठा के उसे देखा और एक लंबा सांस भरते हुए कहा कि बेटा, बाहर के रिश्ते सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी हकीकत का कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वहाँ कोई जान पहचान नहीं होती। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे जैसे सफ़ेद पोश लोगों के लिए अपनी जान पहचान वाले लोग ही बेहतर होते हैं, क्योंकि कल को अगर कोई मसला हो जाए तो हम किसी का गिरबान तो पकड़ सकते हैं। जोहा को अपनी वालदा की ये बात अच्छी नहीं लगी और उसे महसूस हुआ कि उसकी वालदा की सोच बहुत ही पुरानी और महदूद है। उसने सोचा कि अम्मा को क्या मालूम कि दुनिया कितनी बदल गई है और अब लोग इंटरनेट के जरिए कितने मुखलिस रिश्ते ढूंढ लेते हैं। उसने मजीद बहस करना मुनासिब न समझा और खामोशी से अपने कमरे में चली गई, जहां अदील का मैसेज उसका इंतजार कर रहा था। अदील ने अब उससे थोड़ी ज़ाती बातें भी शुरू कर दी थी और वो अक्सर जोहा से उसके बैंक अकाउंट या शनाख्ती कार्ड की तफसील पूछता था, ताकि वो उसे शॉपिंग के लिए कुछ रकम भेज सके। जोहा पहले तो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन जब अदील ने उसे ये कहकर जज्बाती कर दिया कि अगर तुम मुझ पे ये छोटी सी रकम नहीं लोगी तो मुझे लगा गया कि तुम मुझे अपना नहीं मानती, तो जोहा ने उसे अपने भाई के एक दोस्त का अकाउंट नंबर दे दिया, क्योंकि उसका अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं था। अदील ने उसी वक्त उसे 50,000 रुपये भेजने का स्क्रीनशॉट भेजा और कहा कि ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है, ताकि तुम अपनी पसंद का कोई अच्छा सा जोड़ा खरीद सको। जब जोहा को रकम वसूल होने की तस्दीक हुई, तो उसका एतबार अदील पर 100% पक्का हो गया। उसे लगा कि जो शख्स अभी भी मिला नहीं और इतनी बड़ी रकम भेज रहा है, वो कभी धोखेबाज नहीं हो सकता। उसने वो पैसे चुपके से निकलवा लिए और अपनी अलमारी के एक कोने में छुपा दिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में किसी को भी उसका पता चले। उसे लग रहा था कि अब उसके पास वो ताकत आ गई है जिससे वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकती है। उसने अदील को शुक्रिया का मैसेज किया और उसे बताया कि वो बहुत जल्द पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देगी। उसी रात अदील ने उसे एक ऐसी बात बताई जिसने जोहा को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। अदील ने कहा कि वो पाकिस्तान आने से पहले कुछ कीमती सामान और ज्वेलरी एक पार्सल के जरिए उसके पते पर भेजा है, क्योंकि उसे डर है कि एयरपोर्ट पर कस्टम वाले उसे तंग करेंगे। उसने जोहा से कहा कि वो ये पार्सल वसूल करके अपने पास महफूज रखे और किसी को इसके बारे में ना बताए। जोहा ने पूछा कि इसमें क्या है, तो अदील ने बताया कि इसमें उसके लिए हीरे का एक सेट और कुछ ब्रांडेड घड़ियां हैं, जो वो उसके लिए तोहफे के तौर पे लाना चाहता है। जोहा की खुशी की इंतहा न रही, लेकिन साथ ही उसे ये फिक्र भी हुई कि वो इतना बड़ा पार्सल घर वालों से कैसे छुपाएगी। अदील ने उसे समझाया कि वो अपनी किसी भरोसेमंद दोस्त का पता दे दी या फिर खुद ही उसे वसूल कर ले। जोहा ने अदील की हर बात को सच मान लिया और उसे अपने घर का पता दे दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि अदील जो कुछ कह रहा है वो उनके मुस्तकबिल के लिए ही कर रहा है। अदील का भेजा हुआ पार्सल अब जोहा के सामने बिस्तर पर खुला पड़ा था और कमरे में गैर मुल्की परफ्यूम की एक तेज खुशबू बसी हुई थी। जोहा ने वालाहाना अंदाज में वो नया चमकता हुआ स्मार्टफोन उठाया, जिसकी स्क्रीन उसके पुराने फोन से कहीं ज्यादा बड़ी और साफ थी। उसके नीचे सोने का भारी सेट अपने पूरे जाहो जलाल के साथ मौजूद था, जिसे देखकर जोहा की आंखों में एक फातहाना चमक आ गई। उसने फौरन वो सेट निकाला और आईने के सामने खड़ी होकर अपने गले में पहन लिया। सोना उसकी रंगत पर बहुत जच रहा था। उसने मुख्तलिफ जावियों से खुद को देखा और मुस्कुराई। अदील ने अपना वादा पूरा कर दिया था और ये जोहा के लिए इस बात का सबूत था कि वो उसकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। उसने जेवर उतार कर एहतियात से वापस डब्बे में रखा और इसे अलमारी के कपड़ों के नीचे छुपा दिया, जबकि नया फोन हर वक्त अपने पास रखना शुरू कर दिया। उसी वक्त अदील का मैसेज नए फोन पर चमका। पसंद आया? जोया ने फौरन टाइप किया। बहुत ज्यादा। तुम बहुत अच्छी हो अदील। रात को जब घर वाले सो गए, तो जोहा ने अपने बिस्तर पर लेटकर अदील को वीडियो कॉल की। अदील अपने कमरे की मध्यम रोशनी में बैठा उसे देखकर मुस्कुराया। उसने जोहा से फरमाइश की कि वो उसे वो सोने का सेट पहन कर दिखाए। जोहा ने उठकर अलमारी से सेट निकाला और इसे पहन लिया। अदील उसे देखता रहा और फिर धीरे से बोला कि वो उसे मजीद तफसील से देखना चाहता है। जोहा अब उनकी बातों पर हिचकिचाती नहीं थी, बल्कि उसे अदील की फरमाइशें पूरी करना अच्छा लगता था। उसने फ़ोन को एक जगह सेट किया और अदील के कहने पर अपना लिबास और अंदाज को बदल के उसे दिखाने लगी। अदील ने इन लम्हात की तस्वीरें और वीडियोस भी बनाई और जोहर ने भी उसके कहने पर अपनी कई ऐसी तस्वीरें खींच कर उसे भेजी जो अदील ने मांगी थी। ये सब उनकी रोज़ाना की गुफ्तगू का एक लाजमी हिस्सा बन चुका था।
ज़ोहा کو लगता था कि जब उनका रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका है तो इस तरह की चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। अगले चंद दिनों में ये सिलसिला ज़ोहा की ज़िंदगी की एक मुस्तहकम रूटीन बन गया। अदील उसे रोज़ाना नई नई जोड़ी और मेकअप का सामान ऑनलाइन ऑर्डर करके भेजता और रात को वीडियो कॉल पर वो दोनों एक दूसरे को मुख्तलिफ तरीक़ों से देखती। अदील उसे अक्सर फ़ोन पर नाजेबा हरकत करने को कहता और ज़ोहा बड़ी आसानी से उसकी हर बात भी अमल करती। उसे अदील की तरफ से मिलने वाली तारीफ और वो महंगे ताइफ अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी लगते थे। वो दिन भर इस इंतज़ार में रहती कि कब घर वाले सोएंगे और वो अपने नए फ़ोन के ज़रिए अदील के साथ इस निजी दुनिया में दाखिल होगी। उसके लिए अब ये सब कुछ एक आम बात थी, जैसे रोज़ाना खाना पीना या बातें करना। उसने अदील के कहने पर अपने भाई हामिद की शिनाख्ती कार्ड की कॉपी भी उसे भेज दी थी ताकि वो बिज़नेस के मामलात को आगे बढ़ा सके। ज़ोहा अब इस डिजिटल ज़िंदगी में बहुत ही मुतमईन थी। वो घंटे आईने के सामने बैठकर अदील के भेजे हुए मेकअप से तैयार होती और इसके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करती। उसे महसूस होता कि अदील उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत समझता है और यही एहसास उसे एक नई खुशी देता था। घर के बाकी अफराद अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ थी और किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ज़ोहा अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया की आदी हो चुकी है। वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके अदील के साथ इन लम्हात को एंजॉय करती और उसे लगता कि उसका मुस्तकबिल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे वो भी वीडियो कॉल्स पर देख रही है। उसकी ज़िंदगी के ये दिन अब अदील की फरमाइशों और उनकी बाहिमी तबादलों के गीत घूम रहे थे और वे इस रूटीन में मुकम्मल तौर पर ढल चुकी थी। घर की खामोशी उस वक्त एक तूफान में बदल गई जब जोहा का भाई हामिद चार्जर ढूंढते हुए गलती से जोहा के कमरे में दाखिल हुआ और उसने जोहा को एक ऐसे फोन पे वीडियो कॉल करते देख लिया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जोहा के हाथ से फोन छूट गया लेकिन कॉल कटी नहीं थी। हामिद ने झपट कर फोन उठाया तो स्क्रीन पर अदील का चेहरा और जोहा की हालत देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। हामिद का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने जोहा के बाल पकड़ के उसे बेड से नीचे गिराया और एक के बाद एक थप्पड़ रसीद करने शुरू कर दिए। शोर सुनकर वालिद और वालदा भी कमरे में पहुंच गए। जब वालिद ने वो नया फ़ोन, अलमारी से निकलने वाला सोना और फ़ोन में मौजूद वो नाजीबा वीडियोस और तस्वीरें देखी तो उनकी गैरत जैसी मर गई। उन्होंने जोहा को वहशियाना तरीके से पीटना शुरू कर दिया, जबकि जोहा फर्श पे पड़ी सिर्फ रो रही थी और माफिया मांग रही थी। उससे वो नया फ़ोन छीन लिया गया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया जहां अब उसका राब्ता दुनिया से मुकम्मल तौर पे कट चुका था। दूसरी तरफ हजारों मील दूर कनाडा के एक तारीख कमरे में बैठा अदील अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा था जिस पर कनेक्शन लास्ट का मैसेज चमक रहा था। उसके चेहरे पर मोहब्बत का कोई निशान नहीं था बल्कि एक दरिंदे जैसी झुंझलाहट थी। वो जोहा से होने वाली हर वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करके और इसकी तस्वीरों को मखसूस गंदी वेबसाइट्स पर लॉन्च कर कर लाखों रुपए कमा रहा था। उसके लिए जोहा कोई लड़की नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट थी जिसकी मांग इंटरनेट की काली दुनिया में बहुत ज्यादा थी। जैसे ही जोहा का फोन बंद हुआ उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक गिरने लगी और उसे ग्राहकों की तरफ से मैसेज आने लगे कि वीडियो क्यों रुक गई। अदील गुस्से से पागल होकर कीबोर्ड पर मुक्के मारने लगा क्योंकि उसकी कमाई की दुकान अचानक बंद हो गई थी। अदील बेचैनी से कमरे में चक्कर लगाने लगा। वो तड़प रहा था लेकिन जोहा के दुख में नहीं बल्कि उसे उसके पैसे जाया होने पर जो उस वीडियो से मिल रहा था। उसने कई बार जोहा के नंबर पर कॉल करने की कोशिश की लेकिन फोन बंद था। उसके माथे पर पसीना आ गया क्योंकि उसने अगले चंद घंटों के लिए कुछ बड़े ग्राहकों से एडवांस रकम ले रखी थी और अब उसके पास दिखाने के लिए कुछ नया नहीं था। वो स्क्रीन की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाया कि ये लड़की इतनी जल्दी कैसे पकड़ी गई, अभी तो इससे बहुत कुछ निकलवाना बाकी था। कई दिन गुजर जाने के बावजूद जोहा अभी तक उसी अंधेरे कमरे में बंद थी जहां उसे सिर्फ जरूरत के वक्त खाना दिया जाता था और उसकी सिसकियां अब घर की दीवारों का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक नया तूफान सर उठा रहा था क्योंकि अदील की कमाई का जरिया बंद हो चुका था और वो इस नुकसान को आसानी से हजम करने वाला नहीं था। एक शाम हामिद के मोबाइल पर एक अनजान इंटरनेशनल नंबर से मैसेज आया जिसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि उस मैसेज में जोहा की वही नाजेबा वीडियोस थी जो हामिद ने उसके फ़ोन में देखी थी। अदील ने बराह रास्त हामिद को मुखातिब करते हुए धमकी दी कि अगर तुम लोगों ने जोहा का फ़ोन दोबारा ऑन ना किया और उसे मेरे साथ काम करने के लिए आज़ाद ना छोड़ा तो ये वीडियोस तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारे रिश्तेदारों और तुम्हारे फेसबुक के तमाम दोस्तों तक पहुंचा दी जाएगी। हामिद ने गुस्से में अदील को बुरा भला कहा तो अदील ने जवाब में हामिद की अपनी शनाख्ती कार्ड और दस्तखतशुदा उनके कागजात की तस्वीर भेज दी
जो जोहा ने नादानी में उसे दी थी, और साथ ही ये मैसेज किया कि अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश की तो मैं साबित कर दूंगा कि तुम खुद अपनी बहन का सौदा कर रहे थे और इन तमाम पैसों और ट्रांजैक्शंस के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। हामिद अब एक ऐसी दलदल में फंस चुका था जहां एक तरफ बहन की रुसवाई थी और दूसरी तरफ जेल जाने का खौफ। वो कमरे के बाहर खड़ा जोहा के बंद दरवाजे को देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस शैतान का मुकाबला कैसे करे जो सात समंदर पार बैठकर उनकी जिंदगियों से खेल रहा है। जबकि कमरे के अंदर जोहा उस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसकी गलतियों का बोझ अब उसके भाई को उठाना पड़ रहा है और अदील उसे दोबारा उस गंदगी में घसीटने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जोहा ने कई रातों की मुसलसल मंसूबाबंदी के बाद एक अंधेरी रात कमरे की खिड़की का ताला किसी तरह तोड़ दिया और अपनी इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए घर से भागने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका खानदान ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। वो दबे कदमों गली की आखिरी मोड़ तक पहुंची ही थी कि अचानक सामने से हामिद आ गया, जो पहले से ही उसकी हर हरकत पे नजर रखे हुए था। उसने जोहा का बाजू मजबूती से जकड़ लिया और उसे वापस घर की तरफ घसीटने लगा, लेकिन जोहा के चलाने और मजामत करने पर हामिद ने उसे दीवार से लगाया और अपना मोबाइल फ़ोन उसकी आंखों के सामने कर दिया। हामिद की आवाज़ गुस्से और दुख से कांप रही थी जब उसने जोहा को अदिल की वो तमाम धमकी अमीज मैसेज और उन गंदी वेबसाइट्स के लिंक्स दिखाए जहां उसकी तस्वीरें पहले से मौजूद थी। हामिद ने चीखते हुए बताया कि तुम जिस शख्स के लिए घर छोड़ के भाग रही हो वो कोई आशिक नहीं, बल्कि एक दरिंदा है जो तुम्हारी मजबूरी और नादानी का सौदा करके पैसे कमा रहा है। उसने बताया कि अदील ने न सिर्फ तुम्हारी वीडियोस वायरल करने की धमकी दी है, बल्कि मेरी शनाख्ती कार्ड और दस्तखत को इस्तेमाल करके हमें जराइम की ऐसी दलदल में फंसा दिए हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। जोहा ये सुनकर जैसे पत्थर की हो गई और उसके पैरों से जान निकल गई, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो जिसे अपनी मोहब्बत की जन्नत समझ रही थी वो असल में उसकी और उसके पूरे खानदान के लिए जहन्नुम का दरवाज़ा था। हामिद ने उसे बताया कि अदील उसे दोबारा उसी गंदी वीडियोस में धकेलने के लिए अब पूरे खानदान को ब्लैकमेल कर रहा है और उसके भागने से ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि मजीद बिगड़ जाएगा। जोहा अब सड़क के बीचों बीच बैठी अपनी किस्मत पे रो रही थी, क्योंकि उसकी एक गलतफहमी ने उसे एक ऐसे जाल में जकड़ दिया था जहां से निकलने की हर कोशिश उसे मजीद गहराई में ले जा रही थी। जोहा के लिए अब उसके अपने घर की दीवारें किसी कैद खाने के तपते हुए लोहे की सलाखों जैसी बन चुकी थी। अदील ने जो वीडियो मोहल्ले के ग्रुप में डाली थी वो किसी वायरस की तरह हर मोबाइल तक पहुंच चुकी थी और उसके साथ ही जोहा की जिंदगी का सुकून हमेशा के लिए राख हो गया। अब सुबह का सूरज उम्मीद की बजाय जोहा के लिए जिल्लत का एक नया ताजिया लेकर तलू हुआ था। मोहल्ले की वो औरतें जो कभी जोहा की सादगी और सलीके की मिसालें दिया करती थी, अब उसके घर के सामने से गुजरते हुए अपने दुपट्टों से मुंह ढांप लेती और हकारत से थूक कर गुजर जाती। जोहा खिड़की के किसी कोने में जब किली में देखती तो उसे दूर खड़े लड़के अपने मोबाइल फोन लहरा लहरा कर एक दूसरे को कहानियां सुनाते नजर आते, जिनके कह के जोहा के कलेजे में खंजर की तरह उतरते थे। हर घर की छत और हर दुकान की थैली पर सिर्फ एक ही मौजू था, मास्टर साहब की बेटी की वो गंदी वीडियो। रिश्तेदारों का रवैया तो उससे भी ज्यादा सफाक था। वो खाला जो जोहा के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लाने वाली थी, उन्होंने फोन करके जोहा की माँ को ऐसी गलीज गालियां दी कि वो बेहोश होगी। चचा और ताया जो कभी बड़े भाई के मान थे, अब घर आकर हमदर्दी जताने के बजाय ये मशवरा दे रहे थे कि इस सियाह बख्त को कहीं गायब कर दो या मार डालो, वरना हमारी बेटियों के रिश्ते कौन लेकर आएगा। जोहा के भाई हामिद का बाहर निकलना महाल हो गया था। जब वो सौदा सल्फ लेने निकलता तो दुकानदार उससे नजरें चुरा लेता और मोहल्ले के उबाश लड़के उसे देखकर ऊंची आवाज में अदील का नाम लेकर जुमले कसती। हामिद के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ मुठ्ठियां भींच कर अपनी गैरत का घूंट पी कर रह जाता। उसे महसूस होता कि हर नज़र उसके जिस्म को छेद रही है और हर सरगोशी उसके खानदान के ताबूत में आखिरी कील ठोंक रही है। घर के अंदर की फिजा उससे भी ज्यादा सोगवार और अजियतनाक थी। जोहा के वालिद अस्पताल से घर तो आ गए थे, लेकिन वो भी एक जिंदा लाश बन चुके थे जो किसी से बात नहीं करते थे। वो दिन भर दीवार की तरफ मुंह करके लेटे रहते और जब कभी जोहा उनके कमरे में पानी देने जाती तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते, जैसे उसे देखना भी उनके लिए गुनाह हो। जोहा की माँ जो कभी उसके लिए बालों में तेल लगाती थी, अब उसे देखकर अपने सर के बाल नोचने लगती और उसे कोसती कि काश मैंने तुझे पैदा होते ही मार दिया होता। जोहा ने खुद को एक छोटे से काल कोठरी नुमा कमरे में बंद कर लिया था, जहाँ ना रोशनी थी और ना हवा, बस उसकी सिसकियां थी जो रात के सन्नाटे में गूंजती थी। उसने आईना देखना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे अपने ही चेहरे में अदील की फरमाइशी और वो नाजेबा हरकत नजर आती थी। उसे अब अपने वजूद से घिन आने लगी थी।
ذلت کا یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ عدیل اب بھی پاس نہیں آیا تھا۔ وہ مختلف نمبروں سے زوہا کی ماں اور بھائی کو میسیجز کرتا، جن میں محلے والوں کے تبصروں کے اسکرین شاٹس ہوتی اور ساتھ ہی لکھا ہوتا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ میری بات مان لو، ابھی تو یہ صرف ایک جھلکی ہے۔ اگر زوہا نے دوبارہ کیمرے کے سامنے آنے سے انکار کیا تو میں پوری فلم چلا دوں گا۔ زوہا کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ ایک ایسے گڑھے میں گر چکی ہے جس کی کوئی تہہ نہیں ہے۔ اسے ہر وقت یہ ڈر رہتا کہ کہیں کوئی محلے دار ان کے گھر پہ پتھراؤ نہ کر دے یا اسے جان سے مارنے کے لیے اندر نہ گھس آئے۔ وہ راتوں کو جاگ کر گزارتی، ذرا سی آہٹ پر اس کا دم نکلنے لگتا۔ اسے اپنے وہ تمام نارمل روٹین یاد آتی تو اسے حیرت ہوتی کہ وہ کتنی اندھی تھی جو ایک ایسے شخص کے لیے اپنی دنیا اجاڑ بیٹھی جس کے لیے وہ صرف ایک تماشا تھی۔ اب اس کی زندگی کا ہر لمحہ ایک زندہ درگو انسان کی طرح تھا، جہاں موت تو نہیں آتی تھی لیکن زندگی کا ہر سانس موت سے بدتر سزا بن چکا تھا۔ زوہا کی زندگی اب ایک ایسے موڑ پہ آ کھڑی ہوئی تھی جہاں ہر نیا دن پچھلے دن سے زیادہ ذلیل اور رسوا کن ثابت ہو رہا تھا۔ محلے کے لوگوں کی زبانیں اب کینچی کی طرح چل رہی تھی اور کوئی بھی موقع زوہا کے خاندان کو نیچے دکھانے کا ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا تھا۔ ایک دوپہر جب زوہا کی چھوٹی بہن سارا اسکول سے گھر آئی تو وہ زوروں قطار رو رہی تھی۔ اس کی قمیض کا ایک بازو پھٹا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر خراشیں تھیں۔ جب حامد نے تڑپ کے پوچھا کہ کیا ہوا تو سارا نے ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا کہ اسکول کے لڑکیوں نے اسے بدکردار کی بہن کہہ کر دھکے دیے اور جب وہ وہاں سے بھاگی تو گلی کے لڑکوں نے اس کا راستہ روک کر اسے وہ ویڈیوز دکھانے کی کوشش کی جو زوہا نے عدیل کو بھیجی تھی۔ یہ سن کر حامد کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اسے لگا جیسے اس کے پورے وجود میں آگ لگ گئی ہو۔ وہ اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے گھر سے باہر نکلا لیکن گلی کے نکڑ پہ کھڑے لڑکوں نے اسے دیکھ کر جس طرح کے کہکے لگائے اور عدیل کا نام لے کر آوازیں کسیں، اس نے حامد کو اندر سے توڑ کے رکھ دیا۔ وہ جو کبھی محلے کا شیر کہلاتا تھا آج اپنی نظریں جھکائے ایک مجرم کی طرح واپس گھر آ گیا۔ اس سے شام ایک دور کی ماسی جو کبھی زوہا کے گھر کا پانی پینا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، ہمدردی کا نقاب اوڑھ کے آئی۔ اسے زوہا کی ماں کے پاس بیٹھ کر کانا پوسی شروع کر دی کہ دیکھو بہن، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب اس لڑکی کو گھر میں رکھنا تم سب کی موت کو دعوت دینا ہے۔ پورے شہر میں تمہاری تھو تھو ہو رہی ہے، بہتر یہی ہے کہ اسے دور کسی گاؤں میں بھیج دو، پھر کسی بوڑھے یا معذور سے اس کا نکاح کر دو تاکہ تمہارا بوجھ تو اترے۔ زوہا جو کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اسے ایسے لگا جیسے اس کی اپنے ہی اس کے زندہ درگو ہونے کی دعائیں مانگ رہے ہو۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے گھر والے بھی اب اسے ایک بوجھ اور گندگی کا ڈھیر سمجھنے لگے ہیں جسے جتنی جلدی ہو سکے آنکھوں سے اوجھل کر دینا ہی عافیت ہے۔ عدیل اب ایک سائے کی طرح ان کے تعاقب میں تھا۔ اس نے اب حامد کو وائس میسج بھیجنا شروع کر دیے تھے جن میں وہ بڑے اطمینان سے کہتا، دیکھا حامد، اب تو تمہارے محلے میں بھی سب کو پتہ چل گیا ہے، اب زوہا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ اسے کہو کہ میرے پاس واپس آ جائے، میں اسے کینیڈا بلا لوں گا اور وہاں اسے کوئی نہیں پہچانے گا۔ بس اسے کہو کہ ایک آخری بار ویڈیو کال پر آئے اور وہ کرے جو میں کہتا ہوں، پھر میں یہ سب بند کر دوں گا۔ عدیل کی یہ آخری بار والی شرط زوہا کے لیے ایک ایسی دلدل تھی جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ زوہا کو سمجھ آ گیا تھا کہ عدیل اسے کبھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس کی بے غیرتی کی کوئی حد نہیں تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب کمرے میں سب تھک ہار کر سو گئے، زوہا اپنے کمرے کی زمین پر بیٹھی دیوار سے سر لگائے سوچ رہی تھی کہ اس کی ایک نادانی نے کتنوں کی زندگی برباد کر دی۔ اس نے اپنے پرانے فون میں محفوظ عدیل کی وہ تمام میٹھی باتیں نکالی جن پر وہ کبھی سر دھنتی تھی اور اسے خود پر گھن آنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح عدیل نے قدم بہ قدم اسے اس مقام تک پہنچایا تھا جہاں اب موت اسے زندگی سے زیادہ آسان لگ رہی تھی۔ اسے اپنے والد کے وہ بند کواڑ یاد آئے جن کے پیچھے وہ خاموش پڑے اپنی عزت کا ماتم کر رہے تھے، اور اپنی ماں کی وہ بد دعائیں یاد آئی جو اس نے صدمے میں اسے دی تھی۔ زوہا نے فیصلہ کیا کہ وہ اب مزید اس ذلت کو نہیں سہے گی، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وہ بھی ایک ایسی آگ میں جل رہی تھی جہاں سے نکلنے کا واحد راستہ شاید خود کو فنا کر دینا تھا، لیکن عدیل کا شیطانی چہرہ اسے چین سے مرنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ زوہا کے خاندان کے لیے جب ذلت کے تمام دروازے کھل گئے اور عدیل کی بلیک میلنگ حد سے بڑھ گئی تو حامد نے اپنی غیرت اور خوف کی جنگ میں ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے خفیہ طور پر FIA کے سائبر کرائم ونگ سے رابطہ کیا اور تمام شواہد ان کے سامنے رکھ دیے۔ احکام نے جب کیس کی نوعیت اور بین الاقوامی سطح پر ویڈیوز کی فروخت کا معاملہ دیکھا تو انہوں نے اسے ایک ہائی پروفائل کیس قرار دیا اور انٹرپول کے ذریعے کینیڈین احکام سے رابطہ کیا۔
عدیل خود کو کینیڈا کے ایک اپارٹمنٹ میں محفوظ سمجھ رہا تھا اور اپنی اگلی لائیو سٹریمنگ کی تیاری کر رہا تھا تاکہ زوہا کو ایک بار پھر دنیا کے سامنے تماشا بنا کر ڈالر کما سکے۔ وہ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھا زوہا کے بھائی کو آخری وارننگ لکھ رہا تھا کہ اگر اب زوہا کیمرے کے سامنے نہ آئی تو وہ اس کے گھر کا نقشہ بھی انٹرنیٹ پہ ڈال دے گا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کی لوکیشن ٹریس ہو چکی ہے اور اس کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ اس کے گلے کا پھندا بن چکا ہے۔ اچانک ٹورنٹو کی لوکل پولیس اور ایف بی آئی کے سائبر دستوں نے عدیل کے اپارٹمنٹ کا دروازہ توڑ دیا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے لیپ ٹاپ سے ڈیٹا ڈیلیٹ کر پاتا اسے ہتھکڑیاں لگا کر زمین پر گرا دیا گیا۔ عدیل جو اسکرین کے پیچھے بیٹھ کر شیر بنتا تھا پولیس کو دیکھ کر گڑ گڑانے لگا اور معافیا مانگنے لگا، لیکن قانون کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی۔ اس کے قبضے سے وہ تمام سرورز، ہارڈ ڈرائیوز اور موبائل فون برآمد کر لیے گئے جن میں زوہا سمیت سینکڑوں معصوم لڑکیوں کا ڈیٹا موجود تھا۔ کینیڈین حکام نے فوری طور پر ان تمام ویب سائٹس کو بلاک کرنے کے احکامات جاری کیے جہاں عدیل یہ مواد فروخت کر رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل کریک ڈاؤن تھا جس کی خبریں بین الاقوامی میڈیا پر نشر ہونے لگیں۔ عدیل کی گرفتاری کی خبر کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ جب انٹرپول اور کینیڈین پولیس نے اس کے ٹورنٹو والے فلیٹ پہ چھاپا مارا تو وہ اس وقت بھی ایک معصوم لڑکی کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ورگلا رہا تھا۔ جیسے ہی ہتھکڑیاں اس کے ہاتھوں میں پہنائی گی اس کا وہ تمام فرضی روپ اور مصنوعی لہجہ ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ جب پاکستان کے ٹی وی چینلز پر اس کی دھندلی تصویریں دکھائی گی اور اس کا اصل نام عدیل نہیں بلکہ کچھ اور سامنے آیا تو زوہا کو ایسے لگا جیسے اس کے دم گھٹتے وجود کو اچانک آکسیجن مل گئی ہو۔ وہ شخص اسکرین کے پیچھے بیٹھ کر کسی خدا کی طرح زوہا کی زندگی کا فیصلہ کر رہا تھا۔ اب قانون کے سامنے ایک بھیگی بلی بنا ہوا تھا۔ اس کی گرفتاری کے ساتھ ہی وہ تمام ویب سائٹس اور سروس بھی بند کر دیے گئے جہاں اس نے زوہا کی زندگی کی سب سے بڑی غلطیوں کو نمائش کے لیے لگا رکھا تھا۔ لیکن قانون کی جیت کے باوجود زوہا کے اندر کا زخم ابھی ہرا تھا۔ ایک رات جب پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا زوہا اپنے کمرے سے نکلی اور اپنے والد کے کمرے کے باہر آ کر رک گئی۔ اس کے والد جو کبھی اس گھر کا مان تھے اب ایک کمزور اور ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح بستر پر لیٹے چھت کو گھور رہے تھے۔ زوہا ان کے قدموں میں گر گئی اور اپنی پریشانی ان کے پاؤں پہ رکھ دی۔ اس کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جو مہینوں سے اس کے سینے میں دبی ہوئی تھی۔ ابا مجھے مار دیں، مجھے ختم کر دیں، لیکن خدارا مجھ سے اپنی نظریں نہ پھیریں۔ میں نے اس موبائل فون کی جھوٹی دنیا میں اپنی اصلی جنت کو آگ لگا دی۔ وہ زور و قطار رو رہی تھی اور اس کے آنسو اس کے والد کے پاؤں بھگو رہے تھے۔ اس کے والد کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے تھر تھراتے ہاتھوں سے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ باپ تھے، وہ معاف تو کر چکے تھے، لیکن معاشرے کے دیے ہوئے زخم اتنے گہرے تھے کہ اب اس شہر میں ان کا سانس لینا مشکل تھا۔ اسی رات زوہا نے اپنے رب کے سامنے مصلی بچھا لیا۔ وہ سجدے میں گری تو اسے وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ اس نے اپنی روح کے ہر داغ کو آنسوں سے دھونے کی کوشش کی۔ اس نے توبہ کی، ایسی توبہ جو انسان کو بالکل بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اس نے عہد کیا کہ اب وہ کبھی اس ڈیجیٹل سراب کی طرف نہیں دیکھے گی۔ اس کی صبح تلاوت قرآن سے ہوتی اور رات عشاء کی نماز کے بعد لمبی دعاؤں میں گزرتی۔ اس نے وہ تمام مہنگے کپڑے، وہ سونا اور وہ منحوس فون جو اب محض پولیس کی تحویل میں ایک ثبوت تھا اپنی رعایات سے بھی خرچ کر نکال دیے، لیکن باہر کی دنیا ابھی اتنی مہربان نہیں تھی۔ گلی سے گزرتے ہوئے لوگوں کے تبصرے، رشتہ داروں کے زہریلے فون کالز اور محلے کی عورتوں کی حقارت بھری سرگوشیاں اب بھی زوہا کی ماں اور بھائی کا جینا دو بھر کر رہی تھی۔ بالآخر حامد اور اس کے والد نے ایک سخت فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا آبائی گھر اور اپنی تمام یادیں اور اپنی پہچان اس شہر میں چھوڑی اور ایک ایسے دور دراز گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے جہاں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ کا نہیں تھا بلکہ ذلت سے گمنامی کی طرف کا ایک سفر تھا۔ اس نئے گاؤں میں جہاں ہر طرف کھیت تھے اور زندگی سادہ تھی، زوہا نے ایک نئی پہچان بنائی۔ اس نے وہاں کے ایک چھوٹے سے اسکول میں بطور ٹیچر پڑھانا شروع کر دیا۔ اب وہ ایک باحجاب، خاموش طیب اور انتہائی نیک سیرت خاتون کے طور پر جانی جاتی تھی۔ وہ بچیوں کو پڑھاتے وقت صرف نصاب ہی نہیں پڑھاتی تھی بلکہ انہیں حیا، اپنی عزت کی حفاظت اور سوشل میڈیا کے خطرات پر بھی گھنٹوں لیکچر دیتی۔ وہ اپنی پشیمانی کو دوسروں کی بہتری کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ مصنوعی چمک نہیں تھی بلکہ ایک نورانی سکون تھا جو سچی توبہ کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور زوہا کی شرافت کی دھوم پورے گاؤں میں مچ گئی۔ اسے اسکول کی ہیڈ مسٹریس جو ایک نیک خاتون تھی زوہا کے اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے زوہا کا ہاتھ مانگ لیا۔
ज़ोहा के लिए ये एक कठिन घड़ी थी। वो नहीं जानती थी कि एक बार फिर किसी झूठ की बुनियाद पर रिश्ता कायम हो। उसने अपने भाई और वालिद से मशवरा किया और फिर हेडमिस्ट्रेस से मिलकर उन्हें अपनी माजी की पूरी सच्चाई बता दी। उसने वो तमाम दुख, वो गलतियां और अदील की जाल की पूरी कहानी सुना दी। हेडमिस्ट्रेस ने ज़ोहा की हिम्मत और इसकी सच्ची तौबा को देखा और उसे गला लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटी, जो अल्लाह से माफ़ी मांग ले उसे बंदा ठुकराने वाला कौन होता है? तुम्हारी सच्चाई ने मेरा मान बढ़ा दिया है। ज़ोहा का निकाह निहायत ही सादगी से हुआ और उसे एक ऐसे जीवन साथी मिला जिसने उसे सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि उसकी माजी के जख्मों पर मरहम भी रखा। सोशल मीडिया के हवाले से एक अहम पैगाम। ज़ोहा की ये दास्तान हमारे माशरे की हर उस बेटी के लिए एक खामोश सबक है जो सोशल मीडिया की रंगीन दुनिया को ही सच समझ बैठती है। आज के इस दौर में जहां स्क्रीन के पीछे छुपे चेहरे अक्सर दरिंदों के होते हैं, हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है। अदील जैसे लोग कोई एक नहीं, बल्कि हजारों की शक्ल में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर फैले हुए हैं। वो पहले आपकी हमदर्दी जीतते हैं, फिर आपको जज्बाती तौर पर मफलूज कर देते हैं और आखिर में आपकी तस्वीरें और वीडियोस को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमारी खवातीन को ये समझना होगा कि ऑनलाइन मोहब्बत अक्सर एक जाल होती है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी इज्जत और आपके ख़ानदान की गैरत से खेलना होता है। याद रखें, आपकी एक तस्वीर जो आप किसी को भरोसे पर भेजती हैं, वो इंटरनेट की काली दुनिया में कभी ख़त्म नहीं होती। वो आपकी ज़िंदगी भर के लिए ब्लैकमेल करने का ज़रिया बन सकती है। अपनी निजी ज़िंदगी को निजी रखें, अजनबियों से दोस्ती करने से गुरेज करें और कभी भी अपने घर वालों से छुप कर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका बोझ वो सारी ज़िंदगी ना उठा सकें। इज्जत एक शीशा है जो एक बार टूट जाए जुड़ तो जाते हैं, लेकिन दरारें हमेशा बाकी रहती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल मस्बत करें, लेकिन अपनी हया और ख़ानदान के वक़ार को कभी दांव पर ना लगाएं। आपकी असल पहचान आपकी हया और आपकी चादर है। इसे किसी अदील के झूठे ख्वाबों की भीनत ना चढ़ने दें। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये नावल तौबा का सफ़र पसंद आया होगा। इस नावल को लिखने का मकसद महज एक कहानी सुनाना नहीं था, बल्कि हमारे माशरे की एक ऐसी तल्ख हकीकत को बेनकाब करना था जिसकी जिद में आज हमारी बेशुमार माएँ और बहनें आ रही हैं। जोया की कहानी इन तमाम मासूम लड़कियों की नुमाइंदगी करती है जो डिजिटल दुनिया के चमकते ख्वाबों और ऑनलाइन मोहब्बत के झूठे दावों में अक्सर आकर अपना सब कुछ दाव पे लगा देती हैं। इस नॉवल के ज़रिए हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह एक छोटी सी नादानी पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त को खाक में मिला सकती है और किस तरह स्क्रीन के पीछे छुपे दरिंदे इंसानियत की तस्लील करके डॉलर कमाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने सच्ची तौबा और वापसी के रास्ते को भी उजागर किया, क्योंकि अल्लाह की रहमत से मायूसी कुफ्र है और नदामत के आंसू इंसान के हर दाग को धो सकते हैं। अब हम आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। आपको इस नावल का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन लगा? क्या ज़ोहा का फैसला और अदील का अंजाम आपकी तवक्कुआत के मुताबिक था? इस कहानी को पढ़कर आपने अपनी अमली ज़िंदगी या सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से क्या सबक सीखा? हमारा अगला नावल किस मौजू पर होना चाहिए? क्या आप इस तरह के मशरती मसाइल पर अपनी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, या फिर आपको जासूसी, रोमानवी या तारीखी कहानियाँ ज़्यादा पसंद हैं? आपकी राय हमारे लिए मिशेल राह साबित होती है और हमें मज़ीद बेहतर लिखने की तरकीब देती है। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम अगली बार एक और बेहतरीन और सबक आमोज़ कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। फलक नावल ज़रूर सब्सक्राइब करके इस नावल स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।